नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री में दोस्तों एक टॉपिक है उत्प्रेरक यानी कि सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है। उसके अंदर आपको मिल जाएगा उत्प्रेरक क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन, और एक केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी कि एक चैप्टर हम कह सकते हैं। दोस्तों ये कक्षा 12 और 11 के लिए भी और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ एंजाइम, यानी कि हम पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंजाइम, जिसको हिंदी में कहते हैं विकर। क्या होता है एंजाइम? एंजाइम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में, और उसके साथ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन में पूछे जाने के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। एंजाइम के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। दोस्तों बता दें कि एंजाइम क्या होता है। सबसे पहले जैसे आप देखिए, इसके पहले आप पढ़े थे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता था कि केमिस्ट्री में या कभी भी कहीं भी अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता था या कहीं भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती थी, तो उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कोई न कोई एक विशिष्ट पदार्थ होता था जो उस अभिक्रिया की दर को या तो तेज कर देता था या तो कम कर देता था, यानी कि उस अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता था। ऐसे पदार्थ को हम लोग उत्प्रेरक कहते थे। ठीक है, उत्प्रेरक कहीं भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ही काम आता था। ठीक है, लेकिन अगर एंजाइम शब्द आप देखेंगे तो यह एंजाइम ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी जीव के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के जीव जंतुओं के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बता दें कि एंजाइम का एक दूसरा नाम होता है बायोकेमिकल कैटालिस्ट, यानी जैव रासायनिक उत्प्रेरक। इन एंजाइमों का नाम जैव रासायनिक उत्प्रेरक इसलिए होता है जैव रासायनिक उत्प्रेरक इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी जीव जंतु के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आइए अब अगर बात करते हैं कि इनके उपनाम क्या है, तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक या बायोकेमिकल कैटालिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इनका नेचर कैसा होता है, यानी ये कहाँ पाए जाएंगे, तो सभी एंजाइम किसी न किसी जीव के शरीर में ही पाए जाएंगे। अब दोस्तों बता दें कि इनका नेचर कैसा होता है, तो ये सभी एंजाइम्स, चाहे जितने भी एंजाइम आप देख लें, चाहे जितने भी एंजाइम आप पढ़ लें, वे सभी एंजाइम कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन या प्रोटीन से बने हुए पदार्थ को ही हम एंजाइम कहते हैं, या एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं कि सबसे पहले एंजाइम नाम रखने का श्रेय किसको जाता है, या सबसे पहले एंजाइम नाम किसने डिफाइन किया था या रखा था, तो वो है विलियम कोहने ने 1877 ईस्वी में एंजाइम नाम रखा था। ठीक है, आगे ये देखते हैं कि इनका नामकरण कैसे आप समझ पाएंगे कि या कैसे नामकरण आप करते हैं। तो देखिए जितने भी तरह के एंजाइम आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, ठीक है, उन सभी के नाम के अंत में आपको अगर एज मिल जाए, ASE इंग्लिश में, या आपको हिंदी में मिल जाए एज, ठीक है, तो वे सभी क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एंजाइम यहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं उदाहरण में, जैसे देखिए लाइपेज, इसके अंत में क्या आ गया? एज। जाइमेज, एज आया। यूरिएज, एज आया। ठीक है, इन्वर्टेज, डायस्टेज, माल्टेज, सुक्रेज। ठीक है, इसी तरह से यूरिएज, देखिए एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, न्यूक्लिएज, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी आप एंजाइम देख पा रहे हैं जिनके अंत में ASE या एज लगा हुआ है, वे सभी क्या हैं? एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिनके अंत में देखिए इन लगा हुआ, मतलब एज नहीं लगा है। ठीक है, आप इनको कह सकते हैं कि एज वाले नाम के अपवाद हैं, यानी कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन में किसी तरह का एज नहीं लगा, लेकिन ये भी क्या है? एंजाइम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि ये जो एंजाइम है ना, इन सभी एंजाइमों की क्रियाएं विशिष्ट होती हैं, यानी कि एक एंजाइम किसी एक ही जैव रासायनिक क्रिया को परफॉर्म करेगी, संपन्न करेगी या पूरा कराएगी। ठीक है, इसको कहते हैं कि एंजाइमों की क्रिया अत्यंत विशिष्ट होती है। आगे आइए देखते हैं, अत्यंत क्रियाशील मतलब एक एंजाइम किस तापमान पर सर्वाधिक सक्रिय रहती है, या
ऑप्टिमाइजिंग टेम्परेचर कहते हैं या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, कि मतलब एक एंजाइम के लिए अत्यंत विशिष्ट क्रियाशील तापमान कितना होता है। तो दोस्तों ये लगभग 40 डिग्री होता है, या आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कह सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। अगर आपको 37 और 40 दोनों ऑप्शन में मिलता है तो आप 37 क्लिक करेंगे, और नहीं तो अगर 37 नहीं है तो आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा सकते हैं। यानी एक एंजाइम के लिए विशिष्ट जो तापमान होता है सर्वाधिक सक्रिय होने का वो कितना होता है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और बता दें कि एंजाइम एक निश्चित पीएच मान पर सर्वाधिक सक्रिय रूप से काम करती है। यानी कि जो आपके बॉडी का ब्लड का जो पीएच मान होता है, ठीक है, तो जो पीएच मान होता है लगभग होता है 7.4। इस पीएच मान पर एक एंजाइम सर्वाधिक रूप से सक्रिय होकर काम करती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एंजाइम किस विशिष्ट पीएच मान पर कार्य करती है या सर्वाधिक सक्रिय होती है, तो आप कह सकते हैं 7.4। और हालांकि अगर एक एंजाइम के लिए फेवरेबल पीएच मान की बात करें तो वो होता है 5 से लेके 7 तक। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे ये देखते हैं आगे क्या है। देखिए संगठन, अगर आप बात करें कि ये एंजाइम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है या इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो देखिए एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन से मिलकर बने हुए पदार्थ होते हैं। ठीक है, और बता दें कि एंजाइमों की सक्रियता कभी कभी तब बढ़ जाती है जब ये किसी नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस से जुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोटीन जो एंजाइम होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन वाला होता है। ठीक है, तो एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीनियस नेचर का होता है उसको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और को एंजाइम एक ऐसा अकार्बनिक सब्सटेंस होता है या प्रोटीनी सब्सटेंस या पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन वाला नहीं होता है, जो केवल इस एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाने के लिए एंजाइम में ऐड होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीनियस नहीं होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, को एंजाइम। तो आपसे अलग अलग भी पॉइंट करके पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय को एंजाइम, तो आप कहेंगे नॉन प्रोटीनियस सबस्टेंस ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड अ को एंजाइम। ठीक है, मतलब को मतलब होता है साथ साथ। एंजाइम की सक्रियता बढ़ाने के लिए एंजाइम के साथ जुड़ने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, को एंजाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण बताइए। ठीक है, ये एंजाइम उदाहरणों के कुछ उदाहरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एंजाइम। जैसे ये सभी क्या है, ये एंजाइमों के नाम है। ठीक है, ये सभी एंजाइमों के नाम है। और ये क्या है, यह एंजाइम किस रासायनिक अभिक्रिया को या जैव रासायनिक अभिक्रिया को परफॉर्म करती है या पूरा कराती है उसका नाम है। ठीक है, यह डायस्टेज एंजाइम क्या करती है या किस रासायनिक अभिक्रिया को परफॉर्म करती है, तो ये है। ठीक है, यानी कि जाइमेज एंजाइम क्या करती है, यह ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, किस तरह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करती है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे जाइमेज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाइमेज। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करिएगा, किसको, जाइमेज को। ये क्या करेगी, तो ये सड़े गले मीठे पदार्थों को एथिल अल्कोहल में बदलने का कार्य करती है। याद रखिएगा, डायस्टेज क्या करती है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्टेज मतलब स्टार्च, स्टेज स्टार्च। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है कि डायस्टेज एंजाइम क्या करती है, तो ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं तो इन एंजाइमों को आप इस रिएक्शन में तीर के ऊपर दिखा सकते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं डायस्टेज। तो यह कंप्लीट रिएक्शन मान ली जाती है, या यह मान लिया जाता है कि यह कंप्लीट एंजाइम उत्प्रेरण का उदाहरण है जाइमेज। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेज क्या करेगी, इन्वर्टेज हमेशा शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलती है, इसीलिए इस सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। यह काम कौन करवाता है, कौन सी एंजाइम करवाती है, तो इन्वर्टेज एंजाइम कराती है, याद रखिएगा। ठीक है, यूरिएज क्या करती है, ये देखिए हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट सबस्टेंस होते हैं ना, उनको यूरिया में और फिर बाद में उस यूरिया से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यानी आप कह सकते हैं कि यूरिएज एंजाइम लीवर में यूरिया का निर्माण करती है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। लाइपेज एंजाइम क्या करती है, तो हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ होता है जो हम ग्रहण करते हैं उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ विटामिन, कुछ
वसीय अम्ल या वसा जैसे पदार्थ होते हैं या तेल जैसे पदार्थ होते हैं जिनको हम वसा कहते हैं, इस वसा को कौन पचाता है? लाइपेज। कहाँ पचाती है? हमारे बॉडी में। जब वसा का पाचन होता है तो उसके लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन होती है? तो लाइपेज होती है। ये क्या करती है? ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करती है या बदलती है। ठीक है, आगे बढ़िए। एमाइलेज एंजाइम, जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे मीठे पदार्थ होते हैं, उन मीठे पदार्थों को स्टार्च कहते हैं, और उसी स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम, उसी स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम किस में बदलती है? ग्लूकोज में बदलती है। ठीक है, तभी हमारा भोजन धीरे धीरे पच जाता है। आगे आइए, देखिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं? देखिए, जब हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रोटीन रहेगी हमारे भोज्य पदार्थ में, उतना ही हमारी शरीर निर्माण होगी, मतलब शरीर बनेगी, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, या शरीर को बनाने वाले या शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ कहा जाता है। किसको? प्रोटीन को। ठीक है, तो प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइम का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर देखेंगे तो सोयाबीन में पाई जाती है, और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो ग्लाइसिन मैक्स यानी कि सोयाबीन में। और अगर प्रोटीन की बात की जाए कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो ये अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटी प्रोटीन है वो उसका नाम है इंसुलिन। याद रखिएगा, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया आज तक। सबसे छोटी जो प्रोटीन होती है वो इंसुलिन होती है, और इंसुलिन 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। और सबसे छोटा अमीनो अम्ल अगर पूछा जाए तो वो होता है ग्लाइसिन। याद रखिएगा, तो इन छोटे छोटे अमीनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, और यही प्रोटीन जब हमारे भोज्य पदार्थों में से हमारे शरीर में जाती है तो उसको पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम मिलकर अमीनो अम्लस और पेप्टाइड्स में बदल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल और पेप्टाइड्स में कौन बदलेगा? पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम, दोनों का सेम काम है। आगे बढ़िए। टाइलिन, देखिए जो हमारे जीवा होती है या हमारा जो मुंह होता है उसमें एक लिबलिबा पदार्थ होता है। जब हम किसी भोज्य पदार्थ को मुंह में रखते हैं तो वह लिबलिबा पदार्थ उस भोज्य पदार्थ को चारों ओर से घेर लेता है, यानी हमारे मुंह में लार निकलती है। उस लार में कौन सी एंजाइम होती है? तो टाइलिन होती है। और वह टाइलिन क्या करती है? पूरे स्टार्च को माल्टोज और शर्करा में बदलकर पचा देती है भोजन को। ठीक है, तो याद रखिएगा। न्यूक्लिएज सॉरी, न्यूक्लिएज, ये देखिए न्यूक्लिक अम्ल आपके बॉडी में होता है। ठीक है, मतलब सभी जीव जंतुओं की कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल भरा होता है, जिसमें मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए मतलब कि न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये देखिए न्यूक्लिएज एंजाइम क्या करती है? ये डीएनए और आरएनए, जिनको आप अनुवांशिक पदार्थ भी कह सकते हैं, ये न्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलती है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती है? तो ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को डीएनए में बदलने का कार्य करती है। ये सभी डीएनए आरएनए क्या है? तो ये मुख्य रूप से जीव जंतुओं में पाए जाने वाले मुख्य अनुवांशिक पदार्थ हैं, जो माता पिता के लक्षणों को उनके बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी अगर वंशागति का आधार कहा जाए तो किसको कह सकते हैं आप? डीएनए और आरएनए को कहते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि माँ बाप के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में चलते रहते हैं या उनके वंशागति में आते रहते हैं। ठीक है, देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होती है? तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को आरएनए में बदलने का कार्य करती है। लैक्टोबैसिली ये बैक्टीरिया होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलिक क्या करता है? तो ये दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि किस बैक्टीरिया के द्वारा मिल्क कर्ड में बदल जाता है या मिल्क को कर्ड में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन है? तो लैक्टोबैसिली। ठीक है दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप पहले की चैप्टर की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, और वो भी केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या टॉपिक की वीडियो आपको मिलेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पूरा अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक करिएगा चैनल को, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।